Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome you all to my YouTube channel. Today we learn about James Webb Space Telescope. So let's begin. This is an image of James Webb Space Telescope. The James Webb Space Telescope JWST is a space telescope and an international collaboration among NASA, the European Space Agency ESA, and the Canadian Space Agency CSA. The telescope is named after James E. Webb, who was the administrator of NASA from 1961 to 1968 and played an integral role in the Apollo program. It is intended to succeed the Hubble Space Telescope as NASA's flagship mission in astrophysics. JWST was launched December 25, 21 on Ariane flight VA256. It is designed to provide improved infrared resolution and sensitivity over Hubble viewing objects up to 100 times fainter and will enable a broad range of investigation across the field of astronomy and cosmology, including observations up to redshift Z20 of some of the oldest, most distant events and objects in the universe, such as the five stars and the formation of the oldest, most distant event and objects in the universe, such as the first star and the formation of the first galaxies, and allowing detailed atmospheric characterization of potentially habitable exoplanets. Now, I will show you one small video. So please see.
ब्रह्मांड के असीमित आकार को ही सबसे बड़ा रहस्य बनाएंगे। आप सही भी हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कभी भी इस ब्रह्मांड के आकार को समझ नहीं सकता है। पर अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड के आकार से भी ज्यादा विचित्र चीज इस ब्रह्मांड में होती है, तो आप शायद यकीन न करें। मैं और आप और यहाँ तक कि एलियंस भी अगर हों, तो वह इस ब्रह्मांड में कभी ना तो प्रेजेंट में देख सकते हैं और ना ही फ्यूचर में देख सकते हैं। आप और मैं हमेशा कुछ ना कुछ समय पीछे का ही सुन और देख सकते हैं, यानी कि हम हमेशा पास्ट में ही जीते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आज हमारी पूरी स्पेस साइंस काम कर रही है। ब्रह्मांड में टेलीस्कोप की मदद से आप जो भी ग्रह, तारा या गैलेक्सी देखते हैं, वो हमेशा पास्ट में दिखती है। हर टेलीस्कोप हमें टाइम ट्रैवल की ओर ले जाता है, पर हम फ्यूचर की जगह हमेशा पास्ट में ही जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हम हमेशा भूतकाल और कहीं तो पास्ट में ही रहते हैं? क्यों हर टेलीस्कोप हमें हमेशा ब्रह्मांड में पीछे ले जाता है? और क्यों नासा का नया टेलीस्कोप जेम्स वेब अब तक के बने सभी टेलीस्कोप से सबसे अनोखा और खास है? हालांकि ये टेलीस्कोप भी हमें यूनिवर्स के पास्ट में लेके जाएगा, पर इसे जो ब्रह्मांड आप और मैं देखने वाले हैं वो एकदम अलग और अनोखा होगा। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ ब्रह्मांड की एक और अनोखी यात्रा पर। ये यात्रा आपकी सोच को हिलाकर रख देगी, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। 25 दिसंबर 2001 नासा ने अपना सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस में लॉन्च कर दिया। पिछले 25 सालों से लगातार इस पर काम करने के बाद अब ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर रहेगा और वहां से सीधा ब्रह्मांड की अनोखी इमेजेस को पृथ्वी पर सेंड करेगा। पर 25 सालों का ये सफर जितना आसान हमें दिखाई देता है, ये उतना ही कठिन है। इसरो के सालाना बजट से 5 गुना ज्यादा कीमत में तैयार ये स्पेस टेलीस्कोप आखिर इतना खास क्यों है? जब स्पेस में पहले से ही हबल टेलीस्कोप मौजूद है, तो आखिर हमें इस शक्तिशाली और विशाल टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये हबल से भी दूर जाकर ब्रह्मांड में देख सकेगा? क्या ये बिग बैंग के रहस्य को सुलझा सकेगा? इन सभी चीजों को जानने से पहले आइए जानते हैं कि एक टेलीस्कोप काम कैसे करता है और किस चीज के कारण ये ब्रह्मांड में केवल पास्ट में ही देख सकता है। नासा, एसा, रोसकॉस्मोस, इसरो और यहाँ तक कि अगर आप भी ब्रह्मांड में किसी ग्रह और तारे को देखना चाहते हैं, तो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर लेंस या फिर मिरर लगे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसकी सटीक इमेज लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 2 मिरर हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जैसे ही लाइट प्राइमरी से रिफ्लेक्ट होकर के सेकेंडरी मिरर पर जाती है, तो फिर वहां से ये सीधे प्राइमरी मिरर पर बने एक होल में पहुंचती है। इस होल में खास तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। लाइट यहाँ एक खास फोकल पॉइंट पर जाती है और एक हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है। जेम्स वेब के साथ साथ हबल टेलीस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। पर टेलीस्कोप कितना ज्यादा शक्तिशाली और दूर तक देख सकता है, वो उसके प्राइमरी मिरर पर निर्भर करता है। आप अगर एक सिंपल टेलीस्कोप से आकाश में देखोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं को देख पाओगे। पर स्पेस और पृथ्वी पर लगे हुए टेलीस्कोप आम टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा दूर से आने वाली लाइट से उस ऑब्जेक्ट की सटीक इमेज को बनाते हैं और उसकी पृथ्वी से दूरी भी निकाल लेते हैं। साल 1990 में लॉन्च हुए हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर डायमीटर का मिरर लगा हुआ है, जिसकी मदद से इसने हजारों गैलेक्सीज की क्लियर इमेजेस ली हैं। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर की बात की जाए, तो ये हबल से भी 3 गुना बड़ा है। इस वजह से ये हबल से भी ज्यादा दूर तक की कमजोर से कमजोर वेव्स को भी डिटेक्ट करके इमेज ले सकता है। दोस्तों, स्क्रिप्ट लिखते समय ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 11 लाख किलोमीटर दूर तक जा चुका है। 6161 किलोग्राम भारी इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए यूरोपियन रॉकेट की मदद ली गई थी। लॉन्च होने के 31 मिनट बाद ही जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेसशिप से अलग हुआ और इसने अपने सोलर एरे डिप्लॉय किए, जिससे टेलीस्कोप में पावर आई और ये काम करने लगा। इसके बाद ये 3 दिन तक लगातार इसी तरह आगे बढ़ता रहा और लॉन्च होने के 3 दिन बाद इसने अपनी सनशील्ड पैलेट डिप्लॉय की। इस पैलेट की मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे सनशील्ड बाद में डिप्लॉय होंगे और सन की रेडिएशन और हीट से इसे बचाएंगे। इसी तरह चौथे दिन में इस टेलीस्कोप में लगे टावर इसके मिरर को थोड़ा ऊंचा करते हैं, जिससे अपनी परफेक्ट ऑपरेशन हाइट पर पहुंच जाता है। इसके अगले दिन सनशील्ड पर लगे फ्लैप्स डिप्लॉय हो जाते हैं। इनकी मदद से टेलीस्कोप अपनी सनशील्ड पर पड़ रहे सूर्य के प्रेशर को कंट्रोल कर पाता है और टेलीस्कोप स्टेबलाइज होकर के आगे बढ़ता रहता है। इसी दिन फिर टेलीस्कोप की शील्ड भी डिप्लॉय होने लगती है। छठे और 7वें दिन तक लगातार ये शील्ड डिप्लॉय होती रहती है। 8वें दिन जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी सनशील्ड के साथ आगे बढ़ता रहता है और फिर मिशन के 10वें दिन ये अपनी सेकेंडरी मिरर को भी डिप्लॉय कर लेता है। अब तक लगभग पूरा टेलीस्कोप स्पेस में खुल चुका है, पर अभी भी इसके प्राइमरी मिरर, जो कि स्पेस कम करने के लिए पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, 13वें दिन यानी स्क्रिप्ट लिखते समय तक डिप्लॉय हो जाते हैं। यानी अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरी तरह से खुल चुका है और बस अपनी ऑर्बिट की ओर जा रहा है। सूर्य की हीट और रेडिएशन से बचने के लिए पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर ही ऑर्बिट करता रहेगा। हबल से एकदम अलग ये सूर्य की ओर
इसकी ऑर्बिट इस तरह से होगी कि इस पर हमेशा पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस रहेगा। पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी के कारण टेलीस्कोप बहुत ही कम फ्यूल और थ्रस्टर की मदद से अपनी ऑर्बिट में बना रहेगा। पृथ्वी से इतनी दूरी टेलीस्कोप अपने लिमिटेड फ्यूल से ही काम कर सकता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे L2 पॉइंट में रखा है। इससे आगे की ऑर्बिट में इस टेलीस्कोप को एस्ट्रॉइड और छोटे पिंडों से टकराने का भी खतरा है, इसलिए ऑर्बिट एकदम स्टेबल है। इस ऑर्बिट में यह पृथ्वी के कारण सूर्य के खतरनाक पार्टिकल से भी बचा रहेगा। 25 जनवरी तक ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंचकर सूर्य की ऑर्बिट करने लगेगा, पर इसके बाद भी इसे कई महीनों तक का समय हमें इमेजेस देने में लगने वाला है। पहले महीने में ये अपने इंस्ट्रूमेंट को कूल डाउन करने के साथ साथ इन्हें ऑन करेगा। दोस्तों, इसमें से एक वैक्यूम है और ये काफी ठंडी जगह है। जेम्स वेब के बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को इस ठंड और सूर्य की गर्मी दोनों का सामना करना पड़ेगा। इसकी जो सतह सूर्य की ओर होगी वहां आप पानी तक गर्म कर सकते हैं, और जो सूर्य से दूर होगी वो इतनी ठंडी होगी कि आप यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तक को लिक्विड में बदल सकते हैं। जेम्स वेब को इस टेम्परेचर से बचाने के लिए ही सनशील्ड दी गई है, जिससे ये अपने मिरर को बड़ी आसानी से गर्म होने से बचा सकता है। 4 लेयर में बनी ये शील्ड इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये हीट को डिफ्लेक्ट करके ही टेलीस्कोप को ठंडा बनाए रखती है, जिससे इसके जरूरत के इंस्ट्रूमेंट सही काम कर पाते हैं। -220 डिग्री सेल्सियस पर ही इसके मिरर और इंस्ट्रूमेंट स्पेस में काम करते हैं, तो इन्हें सूर्य की हीट से बचाने के लिए कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद नासा इसके प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर की मूवमेंट को वेरीफाई करेगा, और इसके साथ साथ ये L2 पॉइंट पर अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलेगा और फिर इसी पॉइंट पर ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगा। मिशन के दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में नासा टेलीस्कोप के सभी इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद इसे फाइन गाइडेड सेंसर की मदद से किसी ब्राइट तारे पर लॉक कर देगा। टेलीस्कोप किसी प्लैनेट और स्टार को इसी तरह ही ऑब्जर्व करते हैं। जेम्स वेब इसी तारे की मदद से अपने सभी मिरर को अलाइन और कैलिब्रेट करने के बाद आगे सोलर सिस्टम में घूमते एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, चंद्रमाओं और ग्रहों को टैग करेगा। इन सभी को ऑब्जर्व करने के बाद ये टेलीस्कोप फाइनली अपने 6वें महीने में हमें ब्रह्मांड की इमेजेस देना शुरू कर देगा। मिशन के 6th मंथ में आप इस टेलीस्कोप से आने वाली कई बेहद शानदार इमेजेस को देख सकेंगे। ये हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा शार्प और बड़ी होंगी, और ये टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व करने में सफल रहेगा जिसमें से आ रही लाइट अब बेहद कमजोर हो चुकी है। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर काम करने वाला वेब टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और स्टार्स को देख सकता है जो कॉस्मिक डस्ट यानी विशाल गैस के बादलों से ढके हुए होते हैं। ब्रह्मांड में हजारों नेबुलास जो असीम आकार में फैले हुए हैं। ये नेबुला अपने अंदर गैस के बादल लिए रहते हैं। इनकी वजह से हम इनके अंदर जन्म ले रहे तारों और ग्रहों को विजिबल लाइट में देख नहीं सकते हैं। इसलिए टेलीस्कोप इंफ्रारेड पर काम करने वाला है, जिसकी मदद से हम इन जन्म लेते हुए तारों को भी शानदार तरीके से देख सकेंगे। पर एक मिनट रुकिए, इंफ्रारेड सेंसर तो हबल टेलीस्कोप में भी है और ये फेट गैलेक्सीज को भी डिटेक्ट कर सकता है। हबल की मदद से हमने 13.8 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रही GNZ11 गैलेक्सीज की लाइट डिटेक्ट की है, जो कि इस समय तक की सबसे दूर खोजी गई गैलेक्सी मानी जाती है। जब हबल 13.8 बिलियन लाइट ईयर तक देख सकता है, तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों है? हम तो इससे भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा उत्तर यह है कि अगर आप जितना ज्यादा दूर और जितना बेहतर देखना चाहते हैं, तो आपको उतना ही विशाल टेलीस्कोप चाहिए, और साथ में इंफ्रारेड सेंसर की भी जरूरत पड़ती है, ताकि दूर स्थित गैलेक्सी से आ रही रेड शिफ्ट वेवलेंथ को डिटेक्ट किया जा सके। अब ये रेड शिफ्ट क्या है, इसके बारे में आप हमारी हबल टेलीस्कोप की वीडियो में जान सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। गोल्ड कवर होने के कारण जेम्स वेब के विशाल मिरर 98% तक लाइट के फोटोन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हबल से ज्यादा बेहतर रेजोल्यूशन की इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहां हबल अब तक 13.8 बिलियन लाइट ईयर दूर तक ही देख सका है, या कहीं तो इतने साल पास्ट में गया है, तो वेब टेलीस्कोप इससे भी आगे देख सकता है। ये हमें बिग बैंग होने के 10 करोड़ साल बाद के ब्रह्मांड को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा पाएगा, जिससे हम ब्रह्मांड को और अच्छे से समझ पाएंगे। या हम आकाशगंगाओं के जन्म को देखेंगे और समझेंगे कि क्या आकाशगंगा किसी ब्लैक होल के कारण अपनी शेप लेती है, या फिर कोई और कारण है जिससे गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं अलग अलग शेप में हमें ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं। अब सवाल आता है कि टेलीस्कोप और हम हमेशा पास्ट में ही क्यों देखते हैं? तो दोस्तों, ये लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और इससे ज्यादा ये स्पीड कभी हो नहीं सकती। तो इसी के कारण हम और हमारे टेलीस्कोप चीजों को पास्ट में देख पाते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए आप हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से किसी एक्सोप्लैनेट को देख सकेंगे, तो ऐसा होना अभी मुश्किल है, क्योंकि किसी स्टार की कंपैरिजन में एक प्लैनेट बहुत छोटा होता है और उसके पास अपनी कोई लाइट भी नहीं होती। तो ऐसे में एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है।
इरेगेबल स्टार की मूवमेंट और If you like my videos, so hit like button, share and comment below. Thanks for watching.